कुछ बातें एक दो बातें मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के पिछली गहलोत साहब की सरकार में मैं मंत्री था लेबर बोर्ड का वाइस चेयरमैन होने के नाते। तो जब ये लेबर बोर्ड के लिए दिल्ली से हमारे पास बहुत प्रेशर आया कि इसको राजस्थान में लागू करो, बार बार वहां से सीनियर आईएएस आते थे और लेबर डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी और लेबर कमिश्नर के माध्यम से हमारी ट्रेड यूनियन की मीटिंग आयोजित करवाते थे। लेकिन राजस्थान की इसी धरती से वसुंधरा जी के समय से ये काले कानून निकल के गए और जो दिल्ली में जाके आने वाले समय में इस सरकार ने बड़ा विस्तार रूप दे दिया। इसकी शुरुआत श्रम सुधारों के नाम से वसुंधरा जी के शासन में ही ये शुरुआत राजस्थान की धरती से ये बीज बोया गया, वहां से ही ये पौधा बना और ये फलित होते हुए कई इंडिया के कई स्टेटों में इसको लागू किया गया। लेकिन हमने 5 साल से डटकर मुकाबला किया। राजस्थान में हमारे उस समय के लेबर मिनिस्टर टीकाराम जी जूली की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें सारे बीएमएस भी उसमें थी, इंटक भी थी, एटक भी थी, एचएमएस भी थी, C2 भी थी और RC2 भी थी, जो हमारे राजस्थान की जो एक्ट वगैरह सारी ट्रेड यूनियन। और पुरजोर शब्दों में हमने एक ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया कि राजस्थान में ये कानून, काला कानून, लेबर कोड हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये प्रयास उनके करते रहे, लेकिन हमने 5 साल में ये कानून राजस्थान में लागू नहीं होने दिया। और उसके बदले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में हमारी सारी ट्रेड यूनियन के सलाह पर ऐसे और मजदूरों के लिए जो काम किए वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। सिलिकोसिस पीड़ित जो खान में मजदूर काम करते हैं उनको बीमारी लग जाती है। पहला स्टेट राजस्थान था जो उनके लिए कानून बनाया गया, उनके पुनर्वास के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके आश्रितों को मुआवजा और सहयोग करने के लिए। भारत का पहला स्टेट राजस्थान था जिसने ये लागू किया। गिग वर्कर के लिए हम बहुत बड़ा एक वेलफेयर बोर्ड लेके आए थे। अनऑर्गेनाइज्ड माइंस वर्कर्स के लिए हम एक बोर्ड लेके आए थे। और राजस्थान में जो ओपीएस बंद कर दी गई थी, कर्मचारियों की पेंशन, उसको पुनः लागू करवाया गया। ऐसे मैं उदाहरण अगर गिनाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं तो राजस्थान की धरती पे आप सभी आए और आईएलओ जो हमें पूरे विश्व को श्रम वेलफेयर के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए, श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में, सभी के लिए जो पहल करता है, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो 2011 के पूर्व, 2014 के पूर्व जो आईएलओ की गाइडलाइन में केंद्र की भारत की सरकार काम करती रही और हमेशा श्रम सम्मेलन आयोजित होते थे जिसमें सभी श्रमिक संगठन के नेता दिल्ली में भाग लेते थे, अपने विचार रखते थे। उसमें राष्ट्र के नेता, प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री बैठते थे, हमारी बात को सुनते थे। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई और आईएलओ की गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही और भारत में वो पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो शोषण की परिकल्पना नहीं कर सकते वो कितना बढ़ता जा रहा है। जैसे आउटसोर्सिंग के लिए हम स्वयं भी जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि एक किसान का बेटा होने के नाते मैं बचपन में, जब मेरा गांव हल्दीघाटी जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था, तो हमारे फार्मर थे, फादर, तो उनके बाद जो खेती करने के लिए किसान रखा जाता था सहायक किसान के रूप में, तो भाई खाद हमारा, बीज हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और मेहनत तेरी, और 50-50 आधा आधा हिस्सा होता था। यानी पूंजी और परिश्रम का बंटवारा था। जो अनाज निपजता था आधा वो ले जाता था, आधा हमको छोड़ जाता था। लेकिन उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के युग आया, ट्रैक्टर आ गया, तो सोचा कि इसको आधा अनाज क्यों दे रहे हैं। ट्रैक्टर से हगवाई कर दी, बिजली से मोटर से पिलाई कर दी, फसल काटने के लिए 4-5 मजदूर उन दिनों में बुला लिए, काम हो गया। तो ये आउटसोर्सिंग का सिस्टम चल गया। ट्रैक्टर वाला आउटसोर्सिंग करके गया, पानी पिलाने वाला आउटसोर्सिंग करके गया, फसल काटने वाला। ऐसे ही हमारे घरों में भी जो बड़े बड़े लोग
नवधनाटी होते या उद्योगपति होते, उनके यहाँ पर सुबह से शाम तक एक सर्वेंट होता था, डोमेस्टिक वर्कर, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया। झाड़ू पोछे वाली अलग आ रही है, खाना बनाने वाली अलग आ रही है, कपड़ा धोने वाली अलग आ रही है, गार्डनर अलग आ रहा है। ये आउटसोर्सिंग कहाँ से? घर से ही शुरू हुआ। तो ये हमने आर्थिक स्वार्थ की वजह से ये व्यवस्थाओं को जन्म दिया। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हम सामाजिक सरोकार के लिए, उन लोगों के लिए जो मेहनत कश है, उनके लिए हम हमारी तरफ से भी पहल करके आने वाले समय में जो बहुत भयावह स्थिति इन 4 कानून से आ रही, मैं उसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो आने वाले समय में जो 300 की संख्या कर दी गई है और बाहर के ट्रेड यूनियन लीडर को लीडरशिप से रोका जा रहा है, वो इंटरनल लीडर ही लीडर बन पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो अंदर नौकरी करने वाले मजदूर को अगर वो लीडर बनता है तो उसको हमेशा नौकरी जाने का भय होगा और वो अपनी बात मजदूरों के लिए खुल के मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाएगा, और रखेगा तो उसको नौकरी से निकाला जाएगा। और आउटसाइडर लीडर जो होते हैं वो दबंगता से बात करते हैं, उनको नौकरी जाने का भय नहीं होता है, उनको कोई पनिशमेंट का भय नहीं होता, वो बेबाक तरीके से मजदूरों के लिए लड़ते हैं और जब जाके मजदूर आंदोलन इस देश में बड़ा है और जिंदा है। आप सभी ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर कभी ऐसी सेमिनार में मुलाकात होगी।